बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने पहला पोर्शन डिस्कस किया था कि कैश को कैश की सूरत में कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे: इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोज, डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लोज, स्पीड अप कैश इनफ्लोज एंड स्लो डाउन कैश आउटफ्लोज। सेकंड पोर्शन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने कैश को मैनेज तो करना है, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, बल्कि हम उसको मैनेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। यानी अगर आपने इमरजेंसी के लिए पैसा रखना है तो आप उसको पैसे की फॉर्म में ना रखें, बल्कि उसकी सिक्योरिटीज खरीद के रख लें। उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, पूरा साल आपको इमरजेंसी नहीं आती, तो वो 20,000 रुपये एक साल के लिए उसने आपको कुछ भी जनरेट करके नहीं दिया। लेकिन अगर वही 20,000 की आपने कोई सिक्योरिटी खरीद के रख ली, कोई शेयर या कोई टी बिल्स या कमर्शियल पेपर जो हमने पढ़े थे पहले, तो पेपर खरीद के आपने रख लिया, तो मे पॉसिबल वो पेपर जो है वो, उसके ऊपर एक तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, दूसरा अगर उसकी प्राइसेस में इजाफा हो गया तो आपका जो 20,000 है मे भी साल के बाद 22 या 23,000 हो जाए। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, मे भी उसकी जो प्राइसेस है वो कम भी हो जाए। तो 20,000 वैसे तो 20,000 ही रहना था, लेकिन अगर प्राइसेस कम हो जाए तो 20,000 में भी 10,000 रह जाए। यही चीज हम मैनेज करेंगे कि जब आपने सिक्योरिटीज की फॉर्म में कैश को मैनेज करना है, तो फिर हमने सिक्योरिटीज कैसे खरीदनी है और हमें कौन सी सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए जहां पे हमारा जो पैसा है वो पड़े पड़े इंक्रीज हो, जहाँ की डिक्रीज हो। तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे कि हमने पैसे को पैसे की फॉर्म में मैनेज नहीं करना, बल्कि हमने पैसे की क्या खरीद के रखनी है, हमने पैसे की सिक्योरिटीज खरीद के रखनी है, शेयर्स खरीद के रखने हैं, ताकि वो पैसा जो है पड़े पड़े भी इंक्रीज होता रहे। तो अब हमने 3 बेटा सेगमेंट्स पढ़े थे, उन तीनों सेगमेंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें आपके पास 1,00,000 रुपया है जो आपने होल्ड करना है मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, जो हमने शुरू में पढ़े थे कि आपने ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रखना है, आपने स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखना है और आपने इमरजेंसी के लिए रखना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस 1,00,000 रुपए की मुख्तलिफ सिक्योरिटीज खरीद के रख लेते हैं और इन सिक्योरिटीज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा होता है रेडी कैश सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल चले मैं ये भी कहता हूँ कि 1,00,000 रुपए हमें रिजर्व करना था। इस 1,00,000 रुपए के सपोज कर लेते हैं कि हमने कोई 20,000 शेयर्स जो हैं वो हमने खरीद लिए मुख्तलिफ कंपनियों के। कैसे खरीदेंगे ये मैं आपको बाद में अभी इसके बाद बताऊंगा कि जब आपने सिक्योरिटीज खरीदनी है तो किन बातों को आपने मद्देनजर रखना है, ना कि हर कंपनी के शेयर्स खरीद के रख लेने हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीकेकार होता है खरीदने के लिए, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है वो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी इसके बाद। अब इन 20,000 शेयर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा हम कहेंगे रेडी कैश सेगमेंट, दूसरा हिस्सा होगा हमारे पास कंट्रोलेबल और नॉनेबल कैश सेगमेंट, और जो तीसरा हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस कैश सेगमेंट। यानी ये 20,000 के जो शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 शेयर्स को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा हमारे पास होगा रेडी कैश सेगमेंट, दूसरा हिस्सा होगा हमारे पास कंट्रोलेबल और नॉनेबल कैश सेगमेंट, और थर्ड हिस्सा होगा हमारे पास कैश सेगमेंट। ये जो पहला हिस्सा हमने रखा, फॉर एग्जांपल इन 20,000 शेयर्स में से मैं कहता हूँ जी कि मैंने कोई तकरीबन 5,000 शेयर्स जो है मैंने यहाँ पे रख दिए। अब ये क्या चीज है? ये जो 5,000 शेयर्स आपने रखी है, बेसिकली दिस इज फॉर द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये 5,000 शेयर जो मैंने साइड पे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिनकी मालियत बनती है कोई 30,000 रुपया, तो ये जो 30,000 रुपया आपने 30,000 कैश की फॉर्म में नहीं रखा, बल्कि 30,000 रुपया आपने 5,000 शेयर्स की फॉर्म में रख लिया। अब ये है फॉर द यूज ऑफ इमरजेंसी। अगर खुदा न खासा कंपनी को कोई इमरजेंसी आ जाती है, कंपनी के ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाता है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस सिक्योरिटीज को फौरी तौर पे मार्केट में बेचेगी और अपनी जो है उस इमरजेंसी को दूर करेगी। जिस तरह ये कोरोना आ गया, या फॉर एग्जांपल आपने कोई रखा, जिस तरह अक्सर आपकी कुछ कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं बेटा जो ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज पे अब पे कायम होती है जहाँ पे जलजले अक्सर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर ले सवात की, कगान की, नारायण की, जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, अगर आपने वहां पे भी अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाया हुआ तो वहां पे जलजले वगैरह अक्सर आते रहते हैं, तो उनसे नुकसान भी होते हैं कंपनी को। तो आपने कुछ पैसा होल्ड किया था कि अगर खुदा ना खासा इस किस्म की प्रॉब्लम आती है तो इस पैसे को हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो है इमरजेंसी है उसको दूर करेंगे। अब हम उस पैसे को पैसे की फॉर्म में नहीं रख रहे, बल्कि हमने क्या किया, हमने 5,000 शेयर्स खरीदे जितनी मालियत थी। फॉर एग्जांपल 30,000 रुपया था, तो 30,000 रुपए के 5,000 शेयर्स खरीदे, और ये किसी एक कंपनी के शेयर्स नहीं है, ये मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर है, जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा इसके बाद।
कि जब आपने शेयर्स खरीदने हैं, ये 20,000 शेयर लिखा हुआ मैंने ऊपर, ये 20,000 शेयर आपने खरीदते वक्त किन बातों को मद्देनजर रखना है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रेडी कैश का मतलब होता है कि जिसको फौरी तौर पे आपको कैश की जरूरत पड़ सकती है, तो हम फौरी तौर पे इन सिक्योरिटीज को मार्केट में उसी वक्त रीसेल करेंगे और फौरी तौर पे कैश जनरेट करके अपनी इमरजेंसी को दूर करेंगे। लेकिन अगर पूरा साल आपका इमरजेंसी नहीं आती, तो डेफिनेटली जो 5,000 शेयर्स आपने यहाँ पे रखे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये आपको बेनिफिट देंगे। तो मे पॉसिबल वो जो 30,000 रुपया था, वो 30,000 की बजाय साल के बाद 35,000 रुपया हो चुका हो। तो अगर आप 30,000 को कैश की फॉर्म में रखेंगे तो उसने 30,000 ही रहना है साल के एंड तक। लेकिन अगर आप शेयर्स की फॉर्म में रखेंगे तो उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम ऐसे शेयर्स खरीदें जो वक्त के साथ साथ आपको बेनिफिट दे। ये ना हो कि हम ऐसे शेयर्स खरीद के रख लें कि बाद में जब हम बेचने जाएं तो वो 30,000 की बजाय 10,000 के बिके, तो पड़े पड़े पैसा कम हो जाए। हमने ऐसा भी नहीं करना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वर्ड यूज किया पोर्टफोलियो का, कि हम यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे, यानी हम मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीदेंगे। अगर एक कंपनी नुकसान दे रही है तो मे बी दूसरी कंपनी आपको वहां पे बेनिफिट दे रही हो। तो इस तरह मिल मिला के जो शेयर्स हैं वो आपको एवरेज में जाके बेनिफिट ही दे, ना कि नुकसान दे। कंट्रोलेबल और नॉनेबल कैश सेगमेंट, बेटा इसको हम बोलते हैं फॉर पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ट्रांजैक्शन मोटिव। नॉनेबल यानी कंट्रोलेबल और नॉनेबल, यानी आपको पता होता है यार मैंने पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने 2 महीने बाद फलां बंदे को जो है वो तकरीबन कोई 40,000 रुपया पे करना है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 40,000 रुपए के शेयर्स खरीद के रख लिए, लाइक 10,000 शेयर मैंने कहता हूँ यहाँ पे मैंने रख लिए, इनकी मालियत 40,000 रुपया है। अब आपको पता है 2 महीने बाद मैंने 40,000 रुपया पे करना है, तो 2 महीने तक शेयर्स को पड़ा रहने दें और 2 महीने बाद आप उन शेयर्स को मार्केट में सेल करें, तो मे पॉसिबल वो 40,000 रुपया जो है वो 45 या 46,000 रुपया हो चुका हो, तो आप उनको मार्केट में बेचिए, 40,000 पे करिए और पड़े पड़े 4-5,000 रुपया उसमें आपके कैश में इजाफा हो जाएगा। अगेन बेटा यहाँ पे मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि वो पैसा जो आप होल्ड करके रखेंगे, जितने अरसे के लिए आप उसको होल्ड करके रखेंगे, दैट विल जनरेट नथिंग फॉर द कंपनी। तो पैसे को बिजनेस के अंदर क्या होते रहना चाहिए, पैसे को बिजनेस के अंदर सर्कुलेट होते रहना चाहिए। तो जितना पैसा सर्कुलेट होगा आपको उतना ही ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कंट्रोलेबल कैश पेमेंट का मतलब है कि आपने किसी को पेमेंट करनी थी और उस पैसे उस पेमेंट को आपने क्या किया, आपने शेयर्स की फॉर्म में रख लिया खरीद के, कि हम जब टाइम आएगा तो मैं इसको बेच के जो है मार्केट में सेल आउट कर दूंगा। एक्सेस कैश सेगमेंट, बाज दफा कंपनीज ने किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, उसके पास एक्सेस पैसा पड़ा होता है। वो पैसा ना तो आपने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, ना वो आपने पैसा जो है किसी की पेमेंट के लिए रखा हुआ, उसके बावजूद जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, कि वो पैसा आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ, तो उस एक्सेस पैसे को भी आप पैसे की फॉर्म में ना रखें, बल्कि आप उसकी भी सिक्योरिटीज खरीद के रख लें। मे पॉसिबल आपने वो पैसा रखा हुआ है कि हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं आपने उसको री इन्वेस्ट करना हो, या आपने 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसको यूज करना हो, या वो वैसे ही एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है बिजनेस के अंदर, कि अगर कभी बिजनेस को जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज वो पड़ा रहे। उस पैसे को भी पैसे की फॉर्म में ना रखें, बल्कि उसकी भी आप सिक्योरिटीज खरीद लें। फॉर एग्जाम्पल उस पैसे की सिक्योरिटीज बनती है तकरीबन 5,000, ये देखिए 5, 10, 15 और 5, 20, तो आपने 20,000 शेयर्स के अंदर उस सारे के सारे पैसे को कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो एक्सेस पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर आपको यहाँ पे रेडी कैश के अंदर पैसा कम पड़ गया, तो आप उस एक्सेस पैसे किसी पैसे जनरेट करके वहां पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पेमेंट करनी थी 40,000 रुपए, जब आपने शेयर्स बेचे तो वो 40,000 की बजाय 38,000 के बिके, तो फिर आप यहाँ से शेयर्स उठा के सेल करके इस चीज को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बेटा हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आप पैसे को पैसे की फॉर्म में मैनेज करने की बजाय हमें सिक्योरिटीज की फॉर्म में इसको मैनेज करना चाहिए। तो ये 3 बेटा तरीकेकार है इसको मैनेज करने के, यानी पैसे सिक्योरिटीज को हम जो रखते हैं 3 पर्पसेस के लिए रखते हैं, एक रेडी कैश सेगमेंट, एक कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट और एक एक्सेस कैश सेगमेंट। जी बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर, जी सर क्लियर है सर। अच्छा दूसरा सर ये पूछना था, जी जी पूछिए। ये हम पढ़ तो रहे हैं सर सिक्योरिटीज की फॉर्म में हमें पैसे रखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सर हम किस तरह इसको ये सिक्योरिटीज कैसे परचेज करते हैं? तरीकाकार पूछ रहे हैं परचेज करने का? जी सर, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास अगर 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं उसको सिक्योरिटी फॉर्म में कैसे मार्केट से मैं कैसे इसको लूंगा सिक्योरिटी? इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर जाएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेटा हमारी वेबसाइट है, वहां के ऊपर उस पर जाएं तो वहां पे सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। उसमें होता ये है कि वहां पे डिफरेंट किस्म के जो है वो ब्रोकर्स बैठे हुए हैं,
आपको ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते मार्केट से, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली आपको नहीं जानती। आपको किसी ना किसी ब्रोकर को हायर करना पड़ेगा, वो मार्केट वहां ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, इवन यहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं आपके यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठे हैं, उनके एड्रेसेस वहां पे गिवन है वेबसाइट के ऊपर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे उनको ईमेल कर सकते हैं। वो क्या होगा, उनके पास आपका अकाउंट ओपन होगा, जो भी प्रोसीजर वो बताएंगे आपको, जी आप एक अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट के अंदर आप पैसे ट्रांसफर करेंगे और आप उनको बताएंगे जी मुझे फलां फलां कंपनी के शेयर्स चाहिए। वो लोग जो है वो फलां फलां कंपनी के शेयर्स खरीद के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मीन दैट के वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर। अब आपने 5-7 दिन के बाद देखा प्राइसेस बढ़ गई हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20 रुपए के हिसाब से खरीद के रखा हुआ था, ब्रोकर भी आपको साथ साथ गाइड करेगा कि शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, शेयर की प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, तो क्या करना चाहिए हमें। तो ब्रोकर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि यार 10 रुपए का खरीदा था आज 12 रुपए का हो गया, तो आप ब्रोकर से कहोगे इसको सेल कर दो, तो ब्रोकर जो है वो उसको मार्केट में सेल कर देगा आपके लिए, और वो जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यहाँ पे तो फिर 2 नंबरी होने के भी चांसेस हैं कि वो जो ब्रोकर होगा हो सकता है हमारे पैसे लेके भाग जाए। ऐसा नहीं होता। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर है, सिर्फ आपने उनके साथ काम करना, वहां पे लिस्ट दी हुई है। अगर कोई ब्रोकर उसमें से फ्रॉड करता है तो पाकिस्तान एक्सचेंज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है आपको पेमेंट करने के लिए। और अगर इस किस्म का फ्रॉड होता है तो वो पैसे जो है वो आपको रिकवर करवा के देंगे, लेकिन आपने रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू काम करना है। हाँ, अगर आपने खुद जो है वो परचेज और सेल करना सीखना है, प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाएं, तो वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक उसके ऊपर एक बना होगा रोजी रोटी के नाम से, एक लिंक बना होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक आर्टिफिशियल अकाउंट जनरेट करके दे देगा। आप उसको प्रोसीजर को देखिएगा, साइन इन कीजिएगा, एक फॉर्म फिल करवाएंगे, उसमें वो आर्टिफिशियल अमाउंट रख देगा। आर्टिफिशियल अमाउंट मतलब 10,000 या 20,000 रुपया रख दिया, तो फिर वो आपसे कहेगा जी आप सेल एंड परचेज करें, यानी वो आपको एक ट्यूटोरियल के जरिए सिखाएगा कि सेलिंग एंड परचेजिंग कैसे होती है। तो अगर आप उसके जरिए सीखना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर जाके अपना अकाउंट बना लें, रोजी रोटी के ऊपर जाके, तो वहां पे आपको जो है वो अकाउंट जब बन जाएगा तो आपको सीखना पड़ जाएगा। लेकिन अगर ब्रोकर के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप ब्रोकर के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अब ब्रोकर जो है इसके ऊपर डेफिनेटली अपना कमीशन चार्ज करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। ब्रोकर की मुख्तलिफ किस्म की फीसेज होती हैं। अगर आपने सिर्फ खरीदना और बेचने के लिए उसको रखना है तो उसके लिए फीस अलग है, लेकिन अगर आप उससे कंसल्टेंसी लेते हैं, कंसल्टेंसी मीन के वो आपको एनालिसिस करके दे डेली बेसिस के ऊपर कि हमें क्या करना है, किसको बेचना है, किसको खरीदना है, किसके बढ़ने के चांसेस है, किसके कम होने के चांसेस है, तो वो कंसल्टेंसी फीस के अलावा चार्ज करेगा आपसे। तो यानी आपको किसी ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी वहां पे। लेकिन अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप उसके ऊपर जाएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो वहां पे जाके आप उसके अंदर अपना एक अकाउंट बना के वहां पे सीख सकते हैं। तो वहां पे आपको वो लाइव सिखाएंगे किस तरह से सिक्योरिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपने सेल लॉक कर दिया, आपने परचेज कर लिया, आपने बेच दिया, और प्रॉफिट कैसे आपका जो है वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, कैसे आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, कैसे आप लॉस में जा रहे हैं। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। अच्छा सर, इसमें तो मैं तो ये समझा हूँ कि ये यानी कि छोटी अमाउंट 5-7 लाख 10 लाख फिर वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप चाहे 1,000 रुपए के शेयर्स खरीद लें, डजेंट मैटर। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कोई 20-30 लाख रुपए से शुरू करना है। आप 5-10 हजार से शुरू कर लें, शेयर मार्केट में 5 रुपए का ही मिलेगा, 10 का भी या 20 का भी। आप कंपनी उठानी है, आपने देखे इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन कोई 586 कंपनियां लिस्टेड कंपनीज है, 586 के करीब। तो आप वहां पे किसी भी कंपनी के शेयर जो लो प्राइसेस वाले हैं वो उठा लें। अब लाजमी तो नहीं कि हमें टॉप कंपनीज के अंदर ही पैसा लगाना है। अब एक कंपनी का शेयर की प्राइस 350 रुपया है, इसका मतलब अगर मेरे पास 1000 शेयर होगा तो मैक्सिमम मैं 3 शेयर खरीद सकता हूँ, उसके से ज्यादा खरीद ही नहीं सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 रुपया एक कंपनी, उसके शेयर की प्राइस जो है वो 2 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल। अब उस 2 रुपीज के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो 1000 रुपए के बाद बहुत सारे शेयर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली हमने ये भी देखना है कि किसकी शेयर की प्राइसेस पिछले अरसे में बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है। तो ये देखिए, मैं अभी आपके सामने यही बताने लगा कि फैक्टर्स कंसिडर बिफोर परचेजिंग सिक्योरिटीज। तो आपने सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो किन फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना है। अब आप एक सिक्योरिटी मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपने पैसे को सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख लिया, तो लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि सिक्योरिटी की प्राइसेस दिन में दिन मार्केट में गिरना शुरू हो जाए, तो कैश की बजाय सिक्योरिटीज जो है वो आपको नुकसान देना शुरू कर दें। तो उसमें बेटा आपने 3-4 फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है। द फर्स्ट फैक्टर इज सेफ्टी,
रिटर्न, रिस्क, एंड फोर्थ वन इज लिक्विडिटी। सर जो ये हम ऑनलाइन माइनिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ये भी इसमें फॉल करती है? वो बेटा आपकी करेंसी मार्केट में आ जाएगा, वो आपकी फॉरेक्स मार्केट में आ जाएगा, उसको हम लोग सिक्योरिटी मार्केट नहीं कहेंगे। सर उसके अंदर भी सर हम शेयर्स कंपनीज की लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज के शेयर ही लेते हैं, उसके अंदर भी जैसे पीएसओ आ गया, होंडा आ गया। वो बेटा पैसा वहां पे देखें, अगर वो क्रिप्टो करेंसी आपकी करेंसी के तौर पे आप उसमें पैसा लगा रहे हैं ना, यानी आप फिजिकल फॉर्म में, आप कैश की फॉर्म में पैसा नहीं दे रहे, आप क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में तो आपके पास सिक्योरिटी आ रही है ना। आप ये ना समझो कि मैंने, है ना जी जी मैं समझ गया बेटा आपकी बात, आप ये ना समझे कि मैंने चेक की सूरत में पैसे दिए या मैंने कैश की सूरत में पैसे दिए। अगर आपने पैसे दे के पेपर खरीदा है तो वो सिक्योरिटी मार्केट है। अब जो क्रिप्टो करेंसी है ना, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल करेंसी है। अगर वो एक्सेप्टेबल है मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे मुल्क में तो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी क्रिप्टो करेंसी, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो आपने पेमेंट करनी है 10 लाख फॉर एग्जांपल, और 10 लाख के फॉर एग्जांपल 5 क्रिप्टो करेंसी बनती है, आप 5 क्रिप्टो करेंसी पे करके 10 लाख की जो सिक्योरिटीज खरीद ले तो वो सिक्योरिटी मार्केट में आ जाएगा। वो तो पेमेंट करने का तरीका है कि आप पेमेंट किस तरह। पाकिस्तान में भी चलती है, बिटकॉइन चलता है सर पाकिस्तान में। बेटा दोबारा बोले, आपकी आवाज नहीं है, सॉरी। मैंने कहा सर पाकिस्तान में भी चलती है करेंसी, बिटकॉइन चलता है पाकिस्तान में। लेकिन बेटा ऑफिशियली तौर पे बिटकॉइन आपका बैन है। अगर आप ऑफिशियली तौर पे बैन है, ऑफिशियली बैन है, लेकिन चलता है सर वो बेटा चल देखें, वैसे तो स्मगलिंग भी बैन है, वो भी चलती है पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें बैन है, करप्शन भी बैन है, लेकिन वो भी चलती है, वो दैट्स अनदर इशू। लेकिन आप उसको मतलब आप उसको लीगल तरीके से इस्तेमाल नहीं ना कर सकते। अगर हर बंदा इस्तेमाल करना चाहे तो हर बंदा इस्तेमाल ही ना कर सकता है, लेकिन वो जो लोग यूज करते हैं वो करते भी हैं। अभी मेरे ख्याल परसों चौथ भी एक न्यूज चल रही थी, पता नहीं कौन सा बंदा कितने अरब रुपए की वो क्रिप्टो करेंसी का पता नहीं फ्रॉड करके वो चला गया, और मेरे ज़हन में खबर निकल गई कि परसों चौथ चल रही थी खबर बेटा, पता नहीं कितने अरब रुपए की उसने क्रिप्टो करेंसी पे, आपको पता है $14,000 की प्राइस है क्रिप्टो उसकी, बिटकॉइन की आजकल 13 से $14,000 का एक बिटकॉइन है। 74 लाख 89,000 बनता है। वो तो पाकिस्तानी रुपीस में आ गया ना, मैं वैसे डॉलर में बता रहा हूँ। डॉलर में इतना बनता है। हाँ तो अंदाजा सर करें हमारी जितनी जापानीज गाड़ियां जितनी इंपोर्ट होती है सर, मोर देन 50% जो बिटकॉइन पे परचेज है इनकी। हाँ तो बस अंदाजा कर लें फिर आप खुद कि ये वो बिटकॉइन था जिसको लोग, जब नया नया आया था, जब इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि ये पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं है। सर लोगों ने 600 बिटकॉइन के हेडफोन खरीदे थे जब नया नया आया था, क्योंकि इसकी कोई मांग नहीं थी सर, अब बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। अभी आजकल एक और नई स्टार्ट हुई है पाई के नाम से, सर फ्रॉड है। वही तो मैं कह रहा हूँ, स्टार्ट हुई ना, वो माइनिंग करवा रहे हैं। जब बिटकॉइन है तो तब ये कहा गया था फ्रॉड है, अब ये पता चलेगा कि मार्केट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि नहीं करवाते। जून जुलाई में सुना है कि वो शायद इसकी प्राइस अनाउंस करेंगे। जी सर, हमारी क्लास के लड़के, बहुत ज्यादा लड़के जो पीआई के ऊपर काम कर रहे हैं। चलें, होप फॉर द बेस्ट, देखें क्या होता है। तो ये बेटा 4 फैक्टर्स हैं, जब आपने कोई सिक्योरिटी खरीदनी है तो इन 4 फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना है। पहला फैक्टर है सेफ्टी। सेफ्टी किस चीज की? सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए जब भी बेटा हम किसी जगह पे पैसा लगाते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, यार ये मैं 1 लाख रुपया लगाने लगा हूं, कम से कम अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा 1 लाख मुझे वापस आ जाए, चले प्रॉफिट मिले या ना मिले। यानी हमारे माइंड में सबसे पहले क्या होता है, अपनी सेफ्टी होती है प्रिंसिपल अमाउंट की। मैं 10,000 रुपया लगाने लगा हूं तो मुझे ये होता है यार कि चलो यार अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो कम से कम ये 10,000 का 10,000 मुझे रिटर्न हो जाए। तो जब भी आपने अपनी प्रिंसिपल, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे। तो ऐसी सिक्योरिटीज खरीदें जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ना हो, या ऐसी सिक्योरिटीज खरीदें जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, यानी ऐसी कंपनीज के शेयर उठाएं जिनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, जिनकी सिक्योरिटी की प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। जितनी हाई रेपुटेशन होगी बेटा कंपनी की, वहां पे आपके पैसे सेफ होने के चांसेस ज्यादा है। ना कि ऐसी कंपनी में पैसा लगा दे तो बिल्कुल न्यू मार्केट में आई है, आप अभी जानते भी नहीं है, तो कोई पता नहीं वो कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर दे। फ्रॉड का मतलब ये है कि वो कंपनी अगर दिवाली हो जाएगी, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देती कि हम बैंकक्रप्ट हो गए, तो फिर आपका पैसा भी डूब जाएगा। सो दैट्स व्हाई जब भी आपने सिक्योरिटीज खरीदनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जब भी हम लोग यहाँ पे पैसा अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमने सिक्योरिटीज रखनी है, बेटा माइक म्यूट कर लिया करें। तो फिर आप कोशिश करेंगे बेटा जो वेल नोन कंपनीज है उसमें पैसा लगाए, वहां पे आपके पैसे के सेफ्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यू कंपनी। रिटर्न अगेन बेटा, जब भी आपने सर इसके
जब तक कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी तब तक तो आपका पैसा सेव है ना। जब तक कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती तब तक तो पैसा लगा हुआ बेटा। देखिए शेयर की प्राइसेस भी तो दिन ब दिन कम हो सकती है ना। आपने एक 40 रुपए की जी चीज सर। खरीदी है, आपने एक 40 रुपए की चीज खरीदी है फॉर एग्जांपल, उसकी प्राइसेस दिन ब दिन कम होना शुरू हो गई, तो वो भी तो आपके लिए नुकसान है ना। अभी आपने नहीं भी बेची, आप बेशक वेट कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो आपका होल्ड हो गया ना। तो अगर वेल नोन जी कंपनीज में सर। लगाएंगे तो वहां पे पैसे के गिरने के चांसेस कम है। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। देखिए रिटर्न की बात वही है कि रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, हम ऐसी कंपनीज चूज करेंगे जो कि हाई रिटर्न ऑफर कर रही होंगी, यानी जो डिविडेंड ज्यादा ऑफर कर रही होंगी। उनका पिछले 5 साल 3-4 साल का डाटा उठाओ कि नेस्ले है, कोक है, पेप्सी है फॉर एग्जांपल, नेशनल बैंक है, अलाइड बैंक है, या मुख्तलिफ अदर कंपनीज जो मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, कौन सी कंपनीज जो है वो ज्यादा रिटर्न ऑफर कर रही है। तो जो कंपनीज ज्यादा रिटर्न ऑफर कर रही हैं, आप कोशिश करें कि पैसा वहां पे लगाएं, क्योंकि आपने इस पैसे को 1 साल में इस्तेमाल कर लेना है। आप तो ये पैसा सिर्फ रिजर्व कर रहे हो, किस पर्पज के लिए, कि हमने पैसे को पैसे की फॉर्म में नहीं रखना, बल्कि इस पैसे को हमने 2 माह बाद पे करना है, या हमने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, या मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैंने रखा हुआ है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वो पैसा पड़े पड़े इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज हो। तो फिर कोशिश करें ऐसी कंपनीज उठाएं जो मार्केट में जिनका रिटर्न स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो रिटर्न के अंदर, ये ना हो, या प्राइसेस के अंदर भी स्टेबिलिटी हो। मैं नीचे भी बताऊंगा आपको रिस्क के अंदर भी। ये ना हो कि कंपनी जो है वो 1 साल 10 रुपए डिविडेंड ऑफर कर रही थी तो अगले साल उसने 2 रुपए ऑफर कर दिया, 1 साल वो 20 रुपए ऑफर कर रही है तो 1 साल वो 1 रुपया ऑफर कर रही है। तो इसका मतलब है कि उसके रिटर्न के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे रिटर्न। कोशिश करें ऐसी कंपनीज उठाएं जिनके रिटर्न के अंदर स्टेबिलिटी हो, यानी अगर 1 साल 4 रुपए दिया, फिर 3.5 दे दिया, फिर 5 दे दिया, यानी वो करीब करीब जो है एवरेज जो है रिटर्न वो आपको तकरीबन एक जैसा मिल रहा हो। इसी तरह रिस्क की बात करेंगे, इसी के साथ कोशिश करनी है कि आपने हाई रिस्क की सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाना। रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी। इसको आप ये कह सकते हैं कि ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा ना लगाएं जहां पे प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा हो। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिए। ओके बेटा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो प्राइस मूवमेंट है, ऐसी सिक्योरिटीज मत खरीदनी जिसकी प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, यानी आज 10 रुपए है, अगले दिन वो 15 रुपए हो गई, फिर वो 12 पे आ गई, फिर वो 11 पे आ गई। यानी ऐसी सिक्योरिटीज हमने मार्केट से नहीं उठानी जिनकी प्राइस मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। प्राइस फ्लक्चुएशन आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि हमने पैसे को रिजर्व करना, जो मैंने पीछे बताया कि कुछ ना कुछ मकसद के लिए रखना है पैसा। तो कोशिश करें ऐसी सिक्योरिटीज उठाएं जिनकी मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो स्टेबल हो, यानी मामूली सी प्राइसेस बढ़ती हैं, मामूली सी प्राइसेस कम होती हैं, और एक तरीके से बढ़ती हैं। ये नहीं कि आज प्राइस आपने उठाई सुबह 10 रुपए थी, शाम को चेक किया तो 15 होगी, अगले दिन चेक किया तो वो 8 रुपए हो गई। तो जो ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं प्राइसेस के अंदर, ऐसी सिक्योरिटीज मत उठाएं, वो हमेशा आपको फायदा भी दे सकती है लेकिन आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती हैं। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न भी है, लेकिन हाई लॉस भी हो सकता है उसके साथ साथ। लिक्विडिटी बेटा क्या होता है, तो जितनी जल्दी आप बेच सके किसी चीज को क्विकली। सर जो फौरी कैश में कन्वर्ट हो जाए। जी बेटा बिल्कुल सही बोला। हाउ क्विकली यू सेल योर सिक्योरिटी इन द मार्केट, यानी जिसको आप फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट कर सकें। आप अगर ऐसी, यानी इसका मतलब यह है कि हमें ऐसी सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए जिसको मार्केट में बेचने में हमें प्रॉब्लम ना आए, या ना कि ऐसी कंपनी की सिक्योरिटियां खरीद के रख लें कि बाद में जब मार्केट में बेचनी है तो वहां पे हमें कस्टमर ही कोई ना मिले बेचने के लिए। अब आपने रखा था शुरू के अंदर कि जी हमने पैसा रखा है इमरजेंसी के लिए,
अब आपने इमरजेंसी में ऐसी सिक्योरिटीज रख ली हैं जिनको आप मार्केट में बेचने गए तो मार्केट में बिकी ही नहीं। तो अगेन यहाँ पे फिर वही बात आएगी कि हमें जो वेल नोन कंपनीज है, जो हाईली रिप्यूटेड कंपनीज है, उनकी सिक्योरिटीज उठानी चाहिए ताकि जब मार्केट में उसको बेचने जाए तो फौरी तौर पे उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके। ये वही वाली बात है कि आप अगर मोबाइल में कोई मार्केट में मोबाइल बेचने जाते हैं एक चाइना का और एक सैमसंग का, तो डेफिनेटली बेटा जो सैमसंग वाला मोबाइल है वो ज्यादा जल्दी बिकेगा एज कम्पेयर टू चाइनीज मोबाइल। उसकी जो मार्केट रीसेल वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू चाइनीज मोबाइल। अब इन चारों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्या होता है पोर्टफोलियो? सर एक से ज्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट करना। जी यस, एक से ज्यादा बिजनेस। बिल्कुल सही बोले बेटा, एक से ज्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट करना या एक से ज्यादा कंपनीज की सिक्योरिटीज खरीदना, मुख्तलिफ कंपनीज की सिक्योरिटीज खरीदना, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। अच्छा एक छोटा सा मुझे दीजिएगा, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, उसने भी पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल उसने पेप्सी में लगाया, अलाइड बैंक में लगाया। अब ये दो पोर्टफोलियोज हैं, एक पर्सन ए के ये 3 सिक्योरिटीज खरीदी, पर्सन बी ने ये 3 सिक्योरिटीज खरीदी, ये दोनों पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो की डेफिनेशन क्या है? द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनीज इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। जब आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनीज में पैसा लगाएंगे तो वो आपके लिए पोर्टफोलियो होगा। अगर ए और बी को देखें तो ये दोनों पोर्टफोलियो है, इनमें से भी कौन सा पोर्टफोलियो लेस रिस्की है? ए वाला सर। ए वाला लेस रिस्की है जी सर। और बी वाला ज्यादा रिस्की है, व्हाई? जी सर। सर वो वैल्यू देखते हैं मार्केट में हम कि किसकी वैल्यू कितनी ज्यादा। ए वाला मल्टी नेशनल है और बी वाले में पाकिस्तानी 2 कंपनी है। सर रिस्की का तो डिपेंड करता है कि किस में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी फिर ही हम बता सकते हैं कि वो रिस्की है कि नहीं। बिल्कुल सही बता रहे हो। अंदाजे बेटा बताएं, कुछ और चीजों को भी ध्यान में रखें। अभी आप सर गुडविल को देखते हुए ए, अगर हम गुडविल को देखते हैं और की शेयर प्राइस को देखेंगे फिर ए वाला ज्यादा बेटर है। ओके जी सर, मार्केट वैल्यू देखनी होती है। अगर आपको नहीं लगता कि जो ए के अंदर, आपको नहीं लगता बेटा जो ए के अंदर सिक्योरिटीज है वो एक ही सेक्टर की हैं? फूड्स एंड बेवरेजेस में आते हैं ना दोनों, कोक भी, पेप्सी, नेस्ले के काफी चीजें हैं। बी में कितने सेक्टर हैं? टेक्सटाइल है सर, टेक्सटाइल आ गया, बैंकिंग आ गया और फूड एंड बेवरेजेस आ गया। आप बताएं कौन सा लेस रिस्की है? सर ए वाला। इस हिसाब से सर बी वाला, क्योंकि वो ज्यादा उसके अंदर काम। याद रखिएगा, आपने सिर्फ ये नहीं देखना, आपने हमेशा सेक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है। नो डाउट पेप्सी, कोक, नेस्ले जितनी मर्जी मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन है तो बेटा एक ही सेक्टर से ना। अगर खुदा ना खास्ता फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर के ऊपर फ्लॉप आता है तो क्या तीनों कंपनीज इफेक्ट नहीं होंगी? अगर इनके ऊपर बूम आता है तो क्या तीनों कंपनीज फायदा नहीं देंगी? यानी है तो ये अच्छा पोर्टफोलियो, लेकिन ये स्टिल रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, ये पोर्टफोलियो है, लेकिन ये स्टिल रिस्की है कि अगर खुदा ना खास्ता फूड्स एंड बेवरेजेस सेक्टर के ऊपर फ्लॉप आता है तो पेप्सी भी इफेक्ट होगी, कोक भी इफेक्ट होगा, नेस्ले भी इफेक्ट होगा। लेकिन अगर बी सेक्टर में देखें, फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर अगर डाउनफॉल आता है तो सिर्फ पेप्सी इफेक्ट होगी। मे बी आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो बूम पे जा रहा तो वो बचा जाए, मे बी आपका टेक्सटाइल सेक्टर बूम पे जा रहा तो वो बचा दे। यानी यहाँ पे 3 सेक्टर डूबेंगे तो आपका पोर्टफोलियो डूबेगा, यहाँ पे सिर्फ एक सेक्टर डूबेगा तो आपका पूरे का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो डूब सकता है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि 3 मुख्तलिफ कंपनियों में पैसा लगा लिया। तो हम इन्वेस्टमेंट करते हुए, पोर्टफोलियो बनाते हुए कंपनीज भी देखते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स भी देखते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखिए आपके सामने सतारा वालों की है बेटा। सतारा वालों ने, सतारा केमिकल में थे, फिर उन्होंने सतारा टेक्सटाइल बनाई। अभी अजीज फातिमा हॉस्पिटल भी सतारा वालों ने परचेज कर लिया। ये अभी कनार रोड के ऊपर एक कॉलेज बनाया अली फातिमा कॉलेज के नाम से, वो भी सतारा वालों का है। अब आप चेक करें वो डिफरेंट सेक्टर में जा रहे हैं, केमिकल से टेक्सटाइल में आए, टेक्सटाइल से अजीज फातिमा परचेज किया, हेल्थ सेक्टर में आ गए। अब उन्होंने अली फातिमा कॉलेज के नाम से एक ये कॉलेज बना लिया कनार रोड के ऊपर, अब वो साथ में एजुकेशन सेक्टर में भी आ गए।
अब अगर खुदा ना खास्ता तो एक सेक्टर में उनको प्रॉब्लम आती है तो मे बी दूसरा सेक्टर उनको प्रॉफिट दे जाए, दूसरे में प्रॉब्लम आती है तो मे बी तीसरा सेक्टर उनको जो है उनको प्रॉफिट दे जाए, यानी चारों सेक्टर डूबेंगे तो उनका पूरा पैसा डूबने का चांस है। सो दैट्स व्हाई रियल एस्टेट में भी है ये, सॉरी रियल एस्टेट में भी है अभी, है ना। चलिए रियल एस्टेट भी होगी, मैं तो जस्ट आपको वैसे मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ना कि वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने पैसा लगाया, मुख्तलिफ सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है, तो जितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया उन्होंने पोर्टफोलियो को हाँ अपना, बिल्कुल, मतलब। जितना आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे, जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे उतना रिस्क आपका जो है वो कम होता जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है और इसकी बेस के ऊपर आपने पोर्टफोलियो बनाना है, और फिर उस पोर्टफोलियो को हम अगर मैनेज करेंगे तो फिर कैश की बजाय ये पोर्टफोलियो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि कैश की फॉर्म में फिर कैश रिजर्व करेंगे तो वो आपको कुछ भी जनरेट करके नहीं देगी। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी